Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Amara Anwar and I am here to make you people learn about hematology. Hematology is divided into three main groups. You can say groups. Like तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके RBCs, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके साथ हम एट द लेवल ऑफ फोर्थ ईयर मेनली कंसर्न हैं. दिस इज़ बेसिकली अ फ्लो शीट जो जिससे हमें पता लग रहा है कि RBCs इसके जितने भी डिफरेंट जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बेसिकली डिराइव कहाँ से हो रहे हैं. ठीक है, तो सबसे ऊपर है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट मींस कि ऐसे स्टेम सेल्स जो आगे मल्टीपोटेंट मतलब उनमें ये पोटेंसी है कि दे कैन डेवलप इनटू मल्टीपल सेल्स. ठीक है, अब वो आगे डिवाइड हो रहे हैं. दो लाइनेज हमारे पास आ रही हैं, एक माइलॉइड लाइनेज, एक लिम्फॉइड लाइनेज. ठीक है, अभी इस लेवल पर एट वेरी इनिशियल स्टेजेस हर चीज़ को ऑब्वियसली आपके लिए टर्मिनोलॉजी इतनी फेमिलियर नहीं है, तो अभी हम चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा फास्टली लेकर चलते हैं. आहिस्ता आहिस्ता जब आपके लिए इसकी टर्म्स थोड़ी फेमिलियर हो जाएंगी तो फिर आपके लिए फ़्लो शीट्स और ये चीज़ें याद करनी आसान हो जाएंगी. बट फॉर नाउ इट्स इनफ के प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जिनकी माइलॉइड लाइनेज है और लिम्फॉइड लाइनेज है. लिम्फॉइड लाइनेज वो है जिससे सारे लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं, और माइलॉइड लाइनेज बेसिक हमारे पास वो है जिससे हमारे पास सारे के सारे ईओसिनोफिल्स, मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, ये सारी की सारी लाइनेज आनी है. और इन्हीं में से एक लाइन ऐसी है जिसमें से रेड ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं. ठीक है, तो इस लेवल पर फ़िलहाल एट सच इनिशियल स्टेजेस सिर्फ इतना इनफ है. एनीमियाज. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टॉपिक. एनीमियाज. Anemias by definition means reduction of total circulating red cell mass below the level of normal limits with a reference to age, gender and race. ठीक है, टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास आपकी रेफरेंस रेंज से कम हो, दैट इज़ एनीमिया. एंड विद रेफरेंस टू एज, जेंडर, रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एज क्यों? छोटा बच्चा है, उसकी रेफरेंस रेंज डिफरेंट है, एडल्ट की रेफरेंस रेंज डिफरेंट है, ओल्ड एज में डिफरेंट है. इसी तरह जेंडर है, मेल्स का रेफरेंस रेंज लेवल जो है वो 13 to 16 एज भी उनकी नॉर्मल कंसिडर होती है, और फीमेल्स में ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज़ 11 to 12 की रेंज इज़ अ नॉर्मल रेंज. तो जेंडर से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड रेस ऑफ कोर्स. और इवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है HB के लेवल को, टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास को. हाउ? जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं ऑब्वियसली दे हैव हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन. उनकी हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 16 तक भी होती है क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल स्टिमुलेट कर रहा है बार बार उनकी RBCs की प्रोडक्शन को. तो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल इन दैम. तो जब ही आपने एनीमिया को डिफ़ाइन करना है तो यू आर बाउंड टू टेल रेफरेंस रेंज विद रिस्पेक्ट टू एज, जेंडर एंड रेस. हेमाटोक्रिट. Hematocrit, now to estimate the total circulating red cell mass is a bit tough task. So इसके लिए हम term use करते हैं hematocrit. Hematocrit is a ratio of packed red cells to total blood volume. Anemia is measured as decreased in hematocrit and hemoglobin concentration below normal limit. ये hemoglobin concentration, hematocrits, इन सब की definitions हम later on discuss करेंगे. So classifications of anemia. Anemia के topic में from OSPE point of view, वाइवास के लिए anemia की classification is much important. और जब हेमाटोलॉजी की टर्म्स आपको काफ़ी हद तक फेमिलियर हो जाएंगे आप उनसे, तो इसकी क्लासिफिकेशन याद करना विल नॉट बी अ टफ टास्क. ठीक है, इसकी कॉजेज़ की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन है. सबसे 1 नंबर पर ब्लड लॉस. ब्लड ही इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि उसकी वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है. सेकंड इज़
इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन मीन्स ब्लड बन तो ठीक रहा है लेकिन डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहा है। थर्ड इज़ डिक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन, इतना बन ही नहीं रहा जितना कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो तीन मेन हेडिंग्स हैं, ब्लड लॉस, इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द थर्ड इज़ डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन। ब्लड लॉस, इट कैन बी एक्यूट ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या किसी किस्म का भी ट्रॉमा हो तो एक्यूट ट्रॉमा, क्रॉनिक लीजन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड गायनेकोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हेमोलिसिस। हेमोलिसिस की दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड एक्सट्रिंसिक, मतलब इंट्रा कॉर्पस्क्यूलर एंड एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर। कॉर्पसल्स का मेन मीनिंग क्या होता है, सेल। ठीक है, कॉर्पसल्स हम पढ़ते हैं ना, सेल को बेसिकली बोलते हैं। तो ऐसी कॉजेज़, इंट्रिंसिक कॉजेज़ रेड ब्लड सेल्स की अपनी, जिनकी वजह से रेड सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए हैं। एंड एक्सट्रिंसिक वो, और एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ वो कि रेड सेल्स का अपना तो ठीक है, उनके सेल में उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन सराउंडिंग्स उसकी ऐसी हैं कि वो रेड सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इंट्रा कॉर्पस्क्यूलर एंड एक्सट्रिंसिक एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर कॉजेज़। सो इंट्रिंसिक कॉजेज़ में एक्वायर्ड हैं और जेनेटिक हैं। एक्वायर्ड में मेम्ब्रेन डिफेक्ट, डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, पैरोक्सेक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। इनकी टर्म से परेशान नहीं होना है, ये आगे आपने इंशाल्लाह सारी एक एक डिज़ीज़ अलग अलग पढ़नी है, तो आपको इसकी समझ भी लग जाएगी और लग समझ भी जाएगी। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी। ठीक है, हमने इंट्रिंसिक कॉजेज़ में पढ़ी एक्वायर्ड, देन नाउ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में रेड सेल मेम्ब्रेन डिसऑर्डर्स, रेड सेल की मेम्ब्रेन इतनी डिफेक्टिव है कि जब वो सर्कुलेशन में से गुजरती है तो वो जगह जगह फंस रही है। ठीक है, जिसकी वजह से रेड सेल्स टूटना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो डिसऑर्डर्स ऑफ मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, सेफेरोसाइटोसिस एंड एलेप्टोसाइटोसिस, disorders of lipid synthesis, selective increase in membrane lecithin. Next is red cell enzyme deficiencies. पहले थी membrane deficiency, now enzyme deficiency. Enzyme deficiency means कि glycolytic enzymes deficient हैं, इस तरह की उसकी deficiency है कि red cells अपनी energy produce नहीं कर पा रहे, they are not capable of doing their own metabolisms. ठीक है, तो पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी एंड एंजाइम्स ऑफ HMP शंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ग्लूटाथायोन सिंथेटेज। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोग्लोबिन सेंसेस। हीमोग्लोबिन सेंसेस में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के दो ही कंपोनेंट है, एक आयरन कंपोनेंट और एक उसकी प्रोटीन चेन। या तो आयरन नहीं है हमारे पास या प्रोटीन्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो दो ही डिसऑर्डर्स हैं, डेफिशिएंट ऑफ ग्लोबिन सिंथेसिस, वो किस में, थैलासीमिया में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल ग्लोबिन सिंथेसिस हो, उसकी पैकिंग में कोई डिफेक्ट हो उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट हो, हीमोग्लोबिनोपैथीज। सो नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक कॉजेज, एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़। मैंने क्या बताया था कि वो सेल्स बिल्कुल ठीक हैं, सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर ऐसा है जो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, सो इट्स एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड मीन्स कि रेड ब्लड सेल्स खुद तो ठीक हैं, सराउंडिंग की एंटीबॉडीज़ उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही हैं, लाइक आइसो हीम एग्लूटिनेंस, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में। ऑटो एंटीबॉडीज़, इडियोपैथिक, प्राइमरी, ड्रग इंड्यूस्ड, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एंड मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स, mycoplasmal infections. Next is mechanical trauma to red cells. Mechanical trauma to red cells, microangiopathic hemolytic anemias. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है माइक्रोएंजियोपैथिक। स्मॉल ब्लड वेसल्स की वॉल में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो रेड ब्लड सेल्स को तंग कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हिमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। ये आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ चुके हो, इस्क्रीशिया कुलाई का एक स्ट्रेन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हिमोलिटिक यूरामिक सिंड्रोम जिसे कहते हैं। सो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन।
एंड कार्डियक ट्रोमेटिक हेमोलिटिक एनीमिया, इसका क्या मतलब है कि कार्डियक वेल्व्स इतने डिफेक्टिव हैं कि जब रेड ब्लड सेल्स उनके साथ से गुजरते हैं तो वो डिफेक्टिव वेल्व्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं रेड ब्लड सेल्स को। इन्फेक्शंस सबसे इम्पॉर्टेंट मलेरिया, हुकवर्म्स, बेबीसियोसिस, केमिकल और टॉक्सिक इंजरीज, लेड पॉइजनिंग और स्नेक वैनम्स। स्नेक में से कुछ होते हैं वैनम्स जो बेसिकली वेस्क्यूलोटॉक्सिक होते हैं। एंड सिक्वेस्ट्रेशन इन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, इसका क्या मतलब है सिक्वेस्ट्रेशन इन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम? बेसिकली क्या होता है कि जब रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो स्प्लीन के हमारा बॉडी का एक रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा चेक पोस्ट स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन में से उसकी जो कॉर्ड्स ऑफ बिल रॉथ्स होती हैं, उसकी जो बारीक बारीक चैनल्स हैं, उनमें से वो रेड ब्लड सेल्स पास होते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स इतनी क्वालिटी को मैच करते हैं कि वो उन टाइट चैनल्स में से पास हो जाएंगे, सिर्फ वही रेड ब्लड सेल्स हैं जो हमारे सर्कुलेशन में आएंगे, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है ना कि सिर्फ जो उस क्वालिटी चेक को पास करेंगे सिर्फ वो ब्लड सेल्स में आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाए, अंडर सर्टन कंडीशंस हाइपर स्प्लीनिज्म एक कंडीशन डेवलप हो जाए जिसकी वजह से वो छोटे छोटे डिफेक्ट्स आरबीसीज की मेम्ब्रेन में छोटे छोटे डिफेक्ट्स को भी देखना शुरू कर दे और उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे जो कि ओवरलुक हो सकते थे, तो क्या है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिक्वेस्ट्रेशन इन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। मींस कि स्प्लीन अपना फंक्शन ज़रूरत से ज़्यादा कर रही है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हिमोलाइज टूटना शुरू हो गए हैं। थर्ड इज डिक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन। डिक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन मीन्स मेन लेवल पर बोन मैरो के लेवल पर ही प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेम सेल्स के मेन जो सबसे ऊपर की जो प्रोजेनी में सबसे ऊपर का जो सेल है स्टेम सेल है, उसकी ही प्रोडक्शन में उसकी ही डिफ्रेंसिएशन में डिफेक्ट है। दैट विल लीड टू एप्लास्टिक एनीमिया। मतलब सिर्फ रेड सेल्स ही कम नहीं होंगे, सारी की सारी लाइनेज कम हो जाएगी, ना WBCs, ना प्लेटलेट्स, ना ही कोई और किस्म के सेल्स। एप्लास्टिक एनीमिया, फैनकनी एनीमिया, ये FA मीन्स फैनकनी एनीमिया, इसकी भी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। प्योर रेड सेल एप्लेजिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, एनीमिया ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स एंड डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट। मीन्स स्टेम सेल्स तो ठीक बन रहे हैं, उससे आगे डिवाइड हुई लिम्फॉइड सेल्स अपने चले गए, वो ठीक बन रहे हैं। माइलॉइड के एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर में डिफेक्ट आया, ठीक है। एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर में सिर्फ डिफेक्ट है जिसकी वजह से RBCs की प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस। ये न्यूट्रिशनल कॉज में भी आता है कि वाइटामिन डाइट में वाइटामिन B12 चूँकि उसका एनिमल सोर्स है, मीट एग से आता है, वो नहीं है, फॉलिक एसिड नहीं है, दैट विल लीड टू मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस, आयरन डेफिशिएंसी एंड डिफेक्टिव ग्लोबिन सिंथेसिस मींस थैलासीमिया, प्राइमरी माइलॉइड नियोप्लाज्म्स, एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स और अननोन मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, माइलोथाइसिक एनीमिया। थाइसिस का क्या मतलब होता है, श्रंकन, छोटा हो जाना, ठीक है। माइलोथाइसिक मीन्स के मैरो का जो पोर्शन RBCs प्रोड्यूस करता था वो मैरो इनफिल्ट्रेशन की वजह से श्रंकन हो गया, छोटा हो गया, एट्रोफिड हो गया। एंड ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस, रेड सेल इंडिसेस। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हम आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में उस तरह से समझा ना सकें शायद, लेकिन इंशाल्लाह जब आप अपनी क्लासेस रिज्यूम करेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे हम। बट फॉर नाउ अभी इनको आप सिर्फ ये चीज़ याद कर लें कि इनकी डेफिनेशंस पे मेन फोकस करके और इनकी रेफरेंस रेंजेस याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में इसका किसी भी अनीमिया का
सिनेरियो आएगा तो उसमें जो लैब इन्वेस्टिगेशंस दी होंगी उनकी ये रेफरेंस रेंजेस शायद दी हों शायद ना दी हों, लेकिन वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि अच्छा फ़लाने फ़लाने पेशेंट को इस तरह से था, उसका MCHC करवाया तो ये आया, ये वैल्यू आई। तो इन लेवल से, इन रेंजेस से आपने उसका डायग्नोसिस में एस्टेब्लिश करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मीन सेल वॉल्यूम मीन्स एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन फेम्टोलीटर। अब इन सब के यूनिट्स भी डिफरेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और इसकी नॉर्मल वैल्यू 82 to 96 फेम्टोलीटर है। मीन सेल हीमोग्लोबिन एवरेज कंटेंट मीन्स mass of hemoglobin per red blood cells which is expressed in picograms। ठीक है, मीन सेल वॉल्यूम मीन्स रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम। मीन सेल हीमोग्लोबिन मीन्स के रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन का मैस, हीमोग्लोबिन की कंटेंट। और मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन MCHC इज एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। मीन्स कि हमारे पास एक पिंट में जितने रेड ब्लड सेल्स पैक्ड या एक सैंपल में जितने पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीलीटर, जिसकी वैल्यू 33 to 37 है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ रेड सेल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू एज इट्स अ कोफिशिएंट एक वो रेशो है, इसलिए ये 11.5 to 14.5, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इट्स अ वेरिएशन ऑफ रेड सेल वॉल्यूम। मॉर्फोलॉजी, अब क्या है कि जो भी सिनेरियो आपके पास आएगा उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ होगी जो लाइक दे विल नॉट से कि रेड सेल्स, हर दफ़ा वो अपने सिनेरियो में ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे कि रेड सेल्स अपने नॉर्मल साइज़ के थे। दे विल जस्ट राइट कि नॉर्मोसिटिक हैं, माइक्रोसिटिक हैं, मैक्रोसिटिक हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू रेड सेल साइज़ दे आर क्लासिफाइड एज नॉर्मोसिटिक जिनका साइज़ नॉर्मल है, माइक्रोसिटिक स्मॉल साइज़, मैक्रो लार्ज साइज़। अकॉर्डिंग टू सेल हीमोग्लोबिन कंटेंट दे आर क्लासिफाइड एज नॉर्मोक्रोमिक जिनका हीमोग्लोबिन कंटेंट ठीक है, हाइपोक्रोमिक जो कम है, हाइपरक्रोमिक जिसमें ज़्यादा है। एन आइसोसाइटोसिस, वेरिएशंस इन रेड सेल साइज। आपने एक पेशेंट की पेरिफेरल फिल्म बनाई, स्मेयर बनाया, उसमें देखा कि हर रेड सेल डिफरेंट शेप्स के हैं, कोई राउंड है, कोई स्फेरिकल है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई ओवल है। तो दिस इज़ वेरिएशन इन सेल साइज। अंडरलाइन कोई ना कोई पैथोलॉजी है, बट वेरिएशन इन सेल साइज इज कॉल्ड एन आइसोसाइटोसिस, एंड वेरिएशन इन शेप्स इज कॉल्ड पोइक्यूलोसाइटोसिस, एंड लास्ट इज रेटिक्स। इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे आइडिया होता जाएगा आगे सिनेरियोज़ में कि चले मैं पहले आपको बताती हूँ कि व्हाट आर रेटिक्स। बेसिकली बेटे, जब रेड ब्लड सेल्स अपनी एरेथ्रॉइड सीरीज़ में डिवाइड कर रहा होता है, एरेथ्रॉइड, प्रो एरेथ्रॉइड अपनी डिफरेंट स्टेप से गुजर रहा होता है, तो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स से जो एक स्टेप पीछे है दैट इज़ रेटिक्यूलोसाइट। ठीक है, रेटिक मतलब एरेथ्रॉइड, प्रो एरेथ्रॉइड से सारे उसके प्रीकर्सर्स हैं। तो मैच्योर रेड ब्लड सेल बनने से एक स्टेप पीछे जो स्टेप है दैट इज़ रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट और आरबीसीज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये कि रेटिक्यूलोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है और आरबीसीज ए न्यूक्लियर हैं। ठीक है, और जितनी परसेंटेज रेटिक्यूलोसाइट्स की ब्लड में होगी, इसका मतलब है कि मैरो में इतनी रैपिड डिवीजन हो रही है आरबीसीज की सीरीज़ की, एरेथ्रॉइड सीरीज़ की, कि इमेच्योर रेटिक्यूलोसाइट्स पेरिफेरल फिल्म ब्लड में आना शुरू हो गए। ठीक है, तो अगर इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, लाइक अगर इसकी नॉर्मल परसेंटेज 1 to 3% है, इट्स एग्जाम्पल, अगर इसकी नॉर्मल परसेंटेज 1 to 3% है, और अगर आपने किसी पेशेंट की पेरिफेरल फिल्म देखी और उसमें आपको रेटिक्यूलोसाइट्स 20% तक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका बोन मैरो की एरिथ्रॉइड सीरीज़ बहुत रैपिडली डिवाइड कर रही है, कि इमेच्योर सेल्स रेटिक्यूलोसाइट्स
बोन मैरो से जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं कि वो बाहर की नीड को पूरा कर सकें। ठीक है, तो रेटिकुलोसाइट्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जनरल सिम्टम्स, जब हम कोई ना कोई एनीमिया आगे पढ़ेंगे तो उसमें हर किसी के अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे तो आई विल मेंशन देम। अदरवाइज मेन जनरल सिम्टम्स: पेल, मैलेज, easy fatigability, weakness, shortness of breath, dyspnea, cardiac hypoxia. कार्डियक हाइपोक्सिया, रीनल हाइपोक्सिया, सीएनएस हाइपोक्सिया, लिवर हाइपोक्सिया। क्यों हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है एनीमिया में? क्यों? क्योंकि आरबीसीज का टोटल वॉल्यूम कम हो गया। टोटल वॉल्यूम कम हो गया तो जितने बेचारे बाकी बचे हैं उनमें दे हैव लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसलिए एनीमिया डेवलप होना शुरू हो गया, इसलिए हाइपोक्सिया डेवलप होना शुरू हो गया। तो कार्डियक हाइपोक्सिया विल लीड टू टैकीकार्डिया, एंजाइना पेक्टोरस, कार्डियक फेलियर। सीएनएस हाइपोक्सिया से हेडेक, डिजीनेस, फेंटनेस, डिमनेस ऑफ विजन हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीनल हाइपोक्सिया है। क्यों? क्योंकि रीनल हाइपोक्सिया ट्रिगर देगा एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशंस को। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं? लेमन येलो टेंच, पेल लुक हो जाती है पेशेंट की, बीफी टंग, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, क्वाइलोनिकिया, ये एक टर्मिनोलॉजी है स्पून ये नेल्स के लिए, कि उसके पेशेंट के कर्व्ड नेल्स, स्पून शेप्ड नेल्स होना शुरू हो जाएंगे। ब्रिटल, बहुत आसानी से टूटना शुरू हो जाएंगे। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ये लिप्स के सराउंडिंग पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशंस के एनीमिया की आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है? फर्स्ट इज़, ये सीरीज़ के उसमें है कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पास कोई पेशेंट आता है एनीमिया का, तो आपने ये नहीं है कि उसकी सबसे पहले बोन मैरो बायोप्सी के लिए भिजवा दो कि हाँ भाई इसके बोन मैरो की बायोप्सी पर डिसाइड करेंगे। नो, फर्स्ट सबसे मिनिमल इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करना है। कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका सीबीसी करवाएं, पेरिफेरल फिल्म, पेरिफेरल स्मीयर, रेटिकुलोसाइट काउंट। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, अगर आप देखें कि हाँ आपको कॉज पता लग रही है उस पेशेंट की, तो फिर आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएं। आयरन स्टडीज़, आयरन, फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरन, vitamin B12 and folate levels, and then at the end is the bone marrow biopsy. I think it's enough for one lecture कि आपके पास पहले एनीमियाज की क्लासिफिकेशन को आप रीड करें। बाकी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट स्पेसिफिक एनीमियाज with a reference to their cause. Thank you. Allah Hafiz.